तुमने जीने की जो दुआ दी है, तुमने जीने की जो दुआ दी है, कौन से जुर्म की सजा दी है, तुमने जीने की जो दुआ दी है, तुमने जीने की। रिंकू जी, आपका बहुत स्वागत है सिटी चैनल के कार्यक्रम शख्सियत में। और बहुत समय से हमारी ख्वाहिश थी कि हम आपसे मुलाकात करें, क्योंकि आपने चंडीगढ़ का नाम रोशन किया जब 1997 में आपने जी टीवी का सारेगामा मेगा फाइनल जीता था। हमें बड़ा गर्व होता था कि हमारे चंडीगढ़ शहर की एक लड़की ने, एक कलाकार ने इतना वो बड़ा मुकाम हासिल किया है। थैंक यू। आप सोशियोलॉजी में एमए हैं जी, और आप एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी। तो कैसे हुआ कि संगीत और सोशियोलॉजी का जो तालमेल बना वो कैसे हुआ? ऐसा संगीत का शौक बचपन से ही था जी। घर में पापा को बहुत शौक था, तो अच्छे अच्छे कैसेट्स लाके वो चलाते थे, सुनते थे, मुझे भी सुनाते थे। तो मतलब गाने का तो बहुत बचपन से, जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तभी फर्स्ट टाइम स्टेज पे मैंने गाना गाया था। तो मुझे अब भी याद है वो गाना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या बात। गाना गाया था मैंने। और पढ़ाई में भी शुरू से ही बाय गॉड्स ग्रेस अच्छी रही हूँ। तो जब कॉलेज में पहुंची मैं, तो इस सोशियोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट हो गया मुझे। एज इट इज़ रिलेटेड विद सोसाइटी, आई वांटेड टू बी अ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्विसेज में जाने का बहुत मन था। तो सब टीचर्स भी इनकरेज करते थे कि आप अच्छी हैं पढ़ाई में, यू कैन डू। और म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है, आपको पता है, छोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। वो ही नहीं आपको छोड़ती। तो वो दोनों साथ साथ चलते रहे। यूनिवर्सिटी तक मैंने सोशियोलॉजी रखा और उसी दौरान मैं ज़ीबे गई और वहाँ पे सारेगामा जैसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और वहाँ विन भी मिली। और अब बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। क्योंकि 97 में आपने जी मेगा फाइनल जीता जी, और सन 2000 में जी आपने पंजाबी का सारेगामा भी जी जीता। जी। तो उन दिनों तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। बहुत अच्छा लगता था। सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि जिन जजेस ने हमें जज किया, मतलब उनके बारे में हम सुनते थे, वी वर इन ऑ ऑफ देम, और उनको अपने सामने देखना, उनके सामने गाना और उनके द्वारा सिलेक्ट किया जाना बहुत ही बड़ी बात थी। कौन जजेस थे फाइनल में? सर, सारेगामा हिंदी में तो आपको पता है क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फाइनल राउंड्स में से क्वार्टर फाइनल्स में हमारे जज थे अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, और सेमीफाइनल में थी बेगम परवीन सुल्ताना जी। आपको पता है कितनी लेजेंडरी क्लासिकल सिंगर हैं। और फाइनल में अनिल बिस्वास जी। क्या बात। हाँ जी, लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर। और पंजाबी में भी बहुत ही अच्छे लोगों ने हमें सुना, जिसमें श्री ओपी नैयर जी, क्या बात, अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ। और ललित सेन जी, उन्होंने हमें क्वार्टर फाइनल में जज किया। सो इतने अच्छे लोगों के सामने, मतलब एक सपने की तरह था कि उनके सामने गा रहे हैं और उनके द्वारा सिलेक्ट होना, इट वाज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर अस। एक स्वप्न आपका साकार, एक स्वप्न साकार हुआ जी। तो सोशियोलॉजी के साथ जी आप संगीत का रियाज भी जारी रखती थी? संगीत तो सर चलता ही जा रहा है जी, जब बचपन से ही चल रहा है, और बिना रियाज के तो आप स्टेज पे जा ही नहीं सकते। नहीं जा सकते। जो कॉन्फिडेंस रियाज के साथ आपको आता है, वो बिना रियाज के आप नहीं है। तो कैसे आप टाइम अपना मैनेजमेंट करती थी, क्योंकि आपने गोल्ड मेडल लिया जी सोशियोलॉजी एमए में जी, और साथ आपने संगीत की भी ऊंचाइयों को, बुलंदियों को हासिल किया जी, तो किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करती थी? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ताकि जो कलाकार, उभरते हुए कलाकार अपने आप को डिवोट करना चाहते हैं संगीत के लिए जी, तो पढ़ाई में अपना कंप्रोमाइज ना करें जी जी, आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरेंगे। हाँ जी सर, ऐसा है, टाइम बैलेंस करने की बात है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम गाने में हैं तो हम पढ़ नहीं सकते, या हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम और कुछ कर नहीं सकते। आप देखिए अपने प्रेसिडेंट को देखिए, जो हमारे लास्ट प्रेसिडेंट थे, बहुत अच्छे सितार बजाते थे, हालांकि वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब। अच्छा जी, ही इज़ अ वेरी गुड सितारिस्ट। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई साथ चलती थी, और जब रियाज का टाइम था तब पढ़ाई बंद, जब पढ़ाई का टाइम है तो रियाज बंद। सो ये तो टाइम मैनेजमेंट है सर, कोई भी कर सकता है। क्योंकि लड़कियों के लिए कुछ जीवन ज़्यादा मुश्किल है कि आपने पढ़ाई भी करनी है, आपने जो कला है उसकी साधना भी करनी है, फिर घर के काम काज में भी आपने हाथ बटाना है। सर इसमें मैं कहूँगी कि आई एम फॉर्चुनेट वन कि मेरे सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे बहुत आज़ादी दी कि मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर पाऊँ।
घर में वो माहौल मिला कि मैं रियाज भी कर सकती और पढ़ भी सकी। और आफ्टर मैरिज हस्बैंड बहुत सपोर्टिव मिले, जिन्होंने पूरा साथ दिया। विदाउट सपोर्ट सर आई थिंक बिल्कुल कोई भी विमेन बिल्कुल इतना परस्यू नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। जी। आपने बाकायदा तालीम हासिल की संगीत की? जी। किन से हासिल की आपने तालीम? सर मैंने क्लासिकल वोकल सीखा 5 साल डॉक्टर सिमी आर सिंह जी। MCM DAV कॉलेज में, शी इज़ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और लाइट वोकल मैंने श्री मुरलीधर जी से सीखा, जिसमें गज़ल भजन सब। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि तालीम के बिना गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो छोटी छोटी इंट्रिकेसीज है वो आपको गुरु ही बता सकता है। जी। बचपन में जो गीत आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, मधुर लगता था, जी, जो आपके अंदर के कलाकार को जगाने की कोशिश करता था, जी, वो कौन सा गीत था? सर जब मैं स्कूल में थी तो हमारी हाउस मीटिंग होती थी जी। हर वीकेंड पे। तो उनमें जो हम गीत गाते होते थे बार बार, उनमें से एक गीत आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल। ओपिनियर साहब का ही स्वरबद्ध किया हुआ है वो। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये बहुत गाते थे, और भी बहुत गाने थे, क्या हुआ तेरा वादा, जो उस समय चलते थे गाने, तो वो सब गाने बहुत एंजॉय करते थे हम लोग। आपका क्या विचार है जी। कि अच्छा गायक बनने के लिए क्या क्लासिकल मौसीकी सीखना बहुत जरूरी है? बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि जब आप क्लासिकल सीखे तो आपका एक बेस है, आपको पता है ऑक्टेव कौन सा ऑक्टेव है, कौन सा आपका कॉर्ड है, कौन सा स्केल है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको विदाउट क्लासिकल की नॉलेज की नहीं पता चल सकती। कौन सा राग है, शाम का राग है, दिन का राग है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हैं। और रियाज करने के लिए भी क्लासिकल बहुत ज़रूरी है। संगीत की ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सर, ग्रामर के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जी। 1997 में जी। जब आपने सारेगामा का मेगा फाइनल जीता था, जी, तब एक बड़ा अच्छा कंपटीशन था। जी, जो आपकी जजमेंट होती थी जी, आपके गुण के आधार पर, आपकी गायकी के आधार पर होती थी। जी। आजकल रियलिटी शोज में जो सीन है वो थोड़ा सा बदला हुआ है, बहुत बदला। एक्स फैक्टर जी, और उसमें वोटिंग यस, और SMS पे बहुत कुछ निर्भर करता है। जी। आपका इस बारे में क्या विचार है? मैं वोटिंग के खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि सर मुझे लगता है कि जो एक म्यूज़िक लेजेंड्स हैं, जो म्यूज़िक के लिए जो हमारे जजमेंट के लिए बैठे हैं, उनको जो नॉलेज है म्यूज़िक की इंट्रिकेसीज की, वो एक लेमैन को नहीं है। सिंगिंग को जज करने के लिए एक म्यूजिशियन होना ज़रूरी है। अब जो वोटिंग सिस्टम है इसमें आप कोई भी रीजन के बेस पे कोई वोट दे रहा है, कोई लुक्स के बेस पे वोट दे रहा है, सो उसमें जो सिंगिंग है, सिंगिंग पार्ट वो दब जाता है, एक टैलेंट उभर के नहीं आता मेरे ख्याल से। तो हम लोग लकी थे कि वी वर जज बाय सच लेजेंड्स। अगर वोटिंग होती तो कुछ और ही सीन होता। क्योंकि कुछ ऑब्जेक्शनेबल लगता है कि मैं बंगाल का हूँ, जी, मेरे सारे बंगाली भाई मेरे लिए वोट करें। क्योंकि जिस चीज के लिए आप पार्टिसिपेट करें वो है गाना। बिल्कुल। अगर वो गाना ही मेन नहीं है तो संगीत उसका की तो आत्मा मायने नहीं है। जी, संगीत की आत्मा कम होती है। यानी आपको पसंद नहीं है? मुझे वोटिंग तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये जो ट्रेंड जो इन्होंने किया कि परफॉर्मर बनाना सिंगर्स को, वो तो एक अच्छा ट्रेंड है आई थिंक, क्योंकि वो एक्सपोजर जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, ऑडियंस के साथ जुड़ना, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करना, वो मुझे लगता है दैट पार्ट इज गुड, बट आई डोंट एग्री विद वोटिंग सिस्टम। अब आपको 97 के बाद जी, जैसे आजकल जो सिंगर्स हैं जी, इनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जी, जैसे जी, सुनिधि चौहान है, जी, फिल्मों में काफी उसको प्लेबैक का मौका मिला, जी, तो आपको भी इस तरह के कुछ अवसर मिले? सर ये अवसर अगर मैं बॉम्बे जाती, अगर मैं चूज करती कि मैं बॉम्बे रहती तो शायद मैं भी कर लेती, पर मैंने उस समय कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि फैमिली की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो लेकिन मैंने यहाँ पे रह के क्वालिटी वर्क किया, जैसे मैं नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के गज़ल पैनल पे हूँ, उनके लिए अच्छे प्रोग्राम्स करती हूँ। फिर मैं टी सीरीज़ का हिमाचल का मैंने बहुत काम किया है, प्लेबैक दिया है, क्योंकि जो इस रीजन में सर काम होता है उसी में क्वालिटी वर्क किया है। और कॉन्सर्ट्स अपने कर रही हूँ मैं गर्ल चाइल्ड की अपलिफ्टमेंट के लिए, सो वी आर डूइंग चैरिटी शोज फॉर देम। सो इस तरह मतलब अपने हिसाब से काम चूज करके हम कर ही रहे हैं, हम लगे हुए हैं। संतोष धन को भर लिया। जी, जहाँ हमें सुकून मिलता है वो काम कर रहे हैं। जी। आपका एक नाम है जी, तो बच्चे जो आपसे पढ़ते हैं जी, उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? मुझे
बहुत डिमांड आती है क्लास में, जिस दिन उनको पढ़ना नहीं होता कि मैम आज गाना सुना दीजिए तो सोशियोलॉजी की क्लास में फिर गाने की डिमांड ज़्यादा हो जाती है जी। तो मतलब दे रिस्पेक्ट मी फॉर व्हाट आई एम। सो अच्छा लगता है उनका प्यार देख के, उनका लगाव देख के। आपके साथ काम करने वाली जो टीचर्स हैं उनका क्या रवैया रहता है? फॉर्चुनेटली मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है जी। मतलब जब मैंने ज्वाइन किया, हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी बहुत इनकरेज किया। मतलब स्कूल में जब भी मुझे ज़रूरत हुई, कभी रिहर्सल्स के लिए जाना है या तो मतलब मुझे पूरा साथ मिला। और अब भी हमारे जो प्रेजेंट प्रिंसिपल है वो भी बहुत इनकरेजिंग है। तो मतलब हर जगह अगर आपको इनकरेजमेंट मिलती है तो यू फील लाइक डूइंग समथिंग एल्स, यू फील लाइक डूइंग मोर। तो स्टाफ का भी बहुत सहयोग रहा है, बहुत अच्छा और कोऑपरेटिव स्टाफ है, तो ऐसी प्रॉब्लम। तो आपके कॉन्सर्ट्स चलते रहते हैं अक्सर? जी। अभी हाल ही में कौन सा आपका कॉन्सर्ट हुआ? सर भी पीछे मैंने लेटेस्ट हमारा जो कॉन्सर्ट होता है रेंडेवू विद रिंकू कालिया, ये पंजाब कला भवन में हुआ था जी। तो कैप्टन कवलजीत जी उसमें मुख्य अतिथि थे। तो उसमें हमने एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, उसका सारा मतलब एजुकेशन का हम खर्चा उठाएंगे जी। सो मतलब एक चैरिटी के लिए किया था और अच्छी ऑडियंस के लिए सर कॉन्सर्ट होते हैं जो सुनना चाहते हैं, जो अच्छा संगीत सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो हम आपके किसी कॉन्सर्ट का थोड़ा सा जी आपसे जानकारी हासिल करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आपके जो लाइव कॉन्सर्ट को हम दिखा सके अपने दर्शकों को। जी ज़रूर। आपका ये कॉन्सर्ट बहुत पॉपुलर हुआ था जी। और मुझे याद है कि मैं भी वहाँ मौजूद था जी। इसमें और जो आपने अपनी मकबूल चीज़ें सुनाई थी जी। उनमें से कुछ और आप हमें सुनाइए। उसमें ज़्यादा जो तरजीह दी थी वो लिटरेरी चीज़ों को दी थी हमने। जी। तो उसमें जैसे शिव बटालवी हमारे पंजाब के बहुत ही जाने माने कवि रहे हैं, तो उनकी भी कई चीज़ें मैंने गाई थी। एक मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी नज़्म लिखी, रात गई कर तारा तारा, मेरे गुरुजी द्वारा कंपोज की गई है। तो उसकी दो पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जरूर सुनाइए। रात गई कर तारा तारा, रात गई कर तारा तारा, होया दिल दा दर्द अधारा, रात गई कर तारा तारा। बहुत अच्छा। जब आप कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करती हैं जी, तो कुछ पॉपुलर चीज़ों की भी डिमांड ज़रूर होती होगी? बहुत डिमांड आती है सर। तो ज़्यादातर किस गज़ल नवाज की चीज़ों की फरमाइश होती है? सर जगजीत सिंह जी की बहुत, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली 2-3 कॉन्सर्ट्स मेरे हुए हैं तो उनको लगा कि जगजीत की और आइटम्स आप ऐड कीजिए। जगजीत सिंह जी के तो मुझे इस कॉन्सर्ट में मैंने गाए 2-3। क्या सुनाया आपने खास? झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। अब हम आपसे बात करेंगे आपके उस सफर की जी जिसने आपको एक बहुत प्रसिद्ध गायिका के रूप में स्थापित कर दिया। जी। मैं बात करता हूँ सन 1997 की, जब आपने टीवीएस सारेगामा में पार्टिसिपेट किया था जी, और मेगा फाइनल जीता था। जी। तो कैसे ये सफर शुरू हुआ? ऑडिशंस का आपको पता किसने दिया?
और मैं सारे सफ़र की जानकारी आपसे हासिल करना चाहूँगा। ऐसा है कि चंडीगढ़ में हर साल यादगार रफ़ी सोसाइटी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो उसमें रफ़ी अवार्ड विनर रही हूँ मैं, चूँकि तो वहाँ गाते हैं नाइट में हर साल। तो उस साल 97 में ही उनके कोऑर्डिनेटर आए थे मिस्टर नरेश धीमान जी, तो उन्होंने वहाँ हमारे नाम नोट किए जो उनको लगे कि कुछ गा सकते हैं, पोटेंशियल है जिनमें। तो उन्होंने फिर हमें 15 दिन बाद हमें लेटर आई कि आपका दिल्ली में ऑडिशंस हैं। तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी हुई, थोड़ी नर्वसनेस भी हुई कि सारे गामा के ऑडिशंस के लिए जाना है। तो पापा के साथ मैं गई दिल्ली, तो वहाँ पे तकरीबन 300 के करीब पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे और बहुत ही अच्छे गायक और गायिकाएँ आई हुई थी वहाँ पे। मैं कोलकाता से तो ऐसे सिंगर्स थे जिनको देख के लगता था कि हम तो कहीं नहीं टिक पाएंगे। तो 3 दिन तक हमारे ऑडिशंस चले, जिनमें सिर्फ पार्टिसिपेंट्स वर अलाउड इन द स्टूडियो, पेरेंट्स वर आउटसाइड द स्टूडियो। और बहुत अच्छे लोगों को सुना भी, सीखा भी। वहाँ पे डायरेक्टर थे जो गजेंद्र सिंह जी, वो थे, उनके म्यूज़िक डायरेक्टर आनंद शर्मा जी, अनुज कप्पू जी, उन्होंने हमें 3 दिन जज किया। और जिस दिन फाइनल डे था, हमें उम्मीद नहीं थी मुझे कि मेरा नाम होगा इनमें, पर जब फाइनल 16 गर्ल्स 16 बॉयज़ उन्होंने सेलेक्ट किए तो उसमें मेरा नाम था। 16 गर्ल्स और 16 बॉयज़, हाँ जी। एक शेड्यूल के लिए उन्होंने 32 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सिलेक्ट किए थे। तो खुशी तो बहुत हुई थी और हैरानी भी बहुत हुई थी कि वाकई हम सिलेक्ट हो गए हैं इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा चल रहा था उस समय ये प्रोग्राम, बहुत ही अच्छे लेवल का माना जाता था। संगीत का और कोई शो उस समय था ही नहीं ऐसा। बिल्कुल फर्स्ट रियलिटी शो था जिसने म्यूजिक को एक मतलब अच्छा एक प्लेटफॉर्म सिंगर्स को दिया, बिल्कुल एक नया आयाम दिया। तो फिर हमारी शूटिंग हुई, स्टार्ट हुई और क्वार्टर फाइनल के दिन जब हमारे ग्रुप्स बने तो मेरे साथ एक जो मेल पार्टिसिपेंट थे संजय, ही वाज फ्रॉम अमेरिका और बहुत ही अच्छा सिंगर था। और जो मेरी साथ कंपटीटर थी वो ग्वालियर से थी, वो भी बहुत अच्छी क्लासिकल सिंगर थी। तो थोड़ा सा डर लग रहा था उनको देख के भी। और जब सेट पे पहुंचे और पता चला जज कौन है, जनाब अहमद हुसैन साहब और जनाब मोहम्मद हुसैन साहब, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं उनको सुनती भी रही हूँ, गाती भी रही हूँ। तो और पहली आइटम ही मेरी जो फर्स्ट राउंड था उसमें मैंने गज़ल ही गानी थी, तो मुझे लगा कि एक गज़ल गाऊंगी तो गज़ल सुनने वाले हैं जो ज़्यादा खुश होंगे और बेटर जज कर पाएंगे। कौन सी गज़ल आपने सुनाई थी? मैंने रंजिशी से ही सुनाई थी, अहमद फराज साहब की। तो उस राउंड में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, जजेस का भी, ऑडियंस का भी। तलफ़्फ़ुज़ पे भी आपने कोई खास ध्यान दिया उर्दू में? सर तलफ़्फ़ुज़ और गज़ल में मीनिंग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मायने ही चेंज हो जाते हैं अगर आप वर्ड ठीक से प्रोनाउंस नहीं करते। तो इसमें मेरे पापा का बहुत योगदान है। बचपन से जब भी मैं गाना गाती थी तो वो इस बात का ध्यान रखते थे कि जो आप वर्ड बोल रही हैं उसका मीनिंग, तभी उसमें वो एक्सप्रेशन दे पाओगे जब उसका मतलब आपको समझ में आएगा। तो क्वार्टर फाइनल में 3 राउंड्स थे हमारे, जिसमें एक में गज़ल गाई मैंने, एक में फिल्मी गीत गाया था लता जी का गाया हुआ, एक डुएट राउंड था। तो मतलब तीनों राउंड्स अच्छे हो गए और क्वार्टर फाइनल में जीत गई। अब सेमीफाइनल था, फिर सेमीफाइनल वाज वेरी टफ बिकॉज उसमें 4 लड़कियां पार्टिसिपेंट्स थी जो 4 क्वार्टर फाइनल जीत के आई थी। और उनमें एक थी जो म्यूज़िक वोकल में शी वाज गोल्ड मेडलिस्ट। क्या बात है। क्योंकि मेरा ऐसा म्यूज़िक में कोई ऐसा फॉर्मल बैकग्राउंड नहीं था एजुकेशन में, तो उनसे मुझे बहुत घबराहट थी। मुझे था कि शी विल विन, बट बाय गॉड्स ग्रेस और मे बी जजेस को अच्छा लगा मेरा गाना, तो उसमें बेगम परवीन सुल्ताना जी थे और उनके हस्बैंड उस्ताद सजाद हुसैन खान। उसमें आपने आगाज़ कैसे किया था? उसमें सर हमारा फर्स्ट राउंड था ट्रैक राउंड, तो हमें पहले फिल्मी ट्रैक दे दिया जाता था, उस पर हमने प्रैक्टिस के लिए 2-3 बार हमें मौका दिया जाता था और फिर हमें लाइव गाना था। क्या आपने उसमें मुझे जयदेव जी का स्वरबद्ध किया हुआ गाना मिला था जो रूना लैला जी ने गाया है, तुम्हें हो ना हो। तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है तुम्हें हो ना हो। ये था फिल्मी गाना। और सेकंड राउंड था फोक राउंड, जिसमें हर एक रीजन के जो हम अलग अलग रीजन से थे तो सबने अपने अपने रीजन का गाना गाया था। तो मैंने भी एक पंजाबी गाना गाया था जो बेगम परवीन सुल्ताना जी ने बहुत अपलॉड किया था। क्या बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा
वो जरूर सुनाना चाहूंगी आपको। जरूर सुनाइए। बोलदा बनेरे उत्ते का हो, बोलदा बनेरे उत्ते का, अज बोलदा बनेरे उत्ते का हो, बोलदा बनेरे उत्ते का, दस कौन आऊगा नी, कौन आऊगा नी मेरी माँ, बोलदा बोलदा बनेरे उत्ते का हो, बोलदा बनेरे उत्ते का। बहुत अच्छे से बहुत अच्छा उनको लगा जी। और तीसरा राउंड हमारा वही राग बेस्ड था। तो राग बेस्ड आपने एक फिल्मी गीत गाना था, उसमें मैंने फिल्मी गजल गाई थी, रहते थे कभी जिनके दिल में। कौन से राग पे आधारित गीत थे? ये था मिश्र खमाज। मिश्र खमाज जी। जी। और इसके बाद का सफर इसके बाद था फाइनल जी। और फाइनल का बहुत ही डर था। बिल्कुल। तो उस दौरान मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट जो चाहिए होती है बहुत दी, क्योंकि मैं फैमिली से दूर थी, मम्मा साथ नहीं थे, पापा थे। क्योंकि फाइनल के नाम से ही दिल की धड़कन, फाइनल के नाम से, और मतलब उस प्रोग्राम के नाम से ही पहले तो ये था कि उसके फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो फाइनल की तैयारी के लिए एक दिन था, तो जो बेस्ट था हमारे पास उसी का रियाज किया। और उसमें भी डिफरेंट राउंड्स थे। पहला था सेमी क्लासिकल राउंड, जिसमें आप कुछ भी सेमी क्लासिकल गीत, गजल या कोई भी राग भी पेश कर सकते हैं। पूरा जीना चाहते हैं तो आपने क्या उसमें सुनाया? उसमें मैंने मेरे डॉक्टर सिमियार सिंह मेरे जो गुरु हैं, उनकी कंपोज की हुई गजल गाई थी। उसकी मैं 2 पंक्तियां सुनाऊंगी आपको। रस्मे उल्फत निभा गया कोई, दिल की दुनिया पे छा गया कोई, रस्मे उल्फत निभा गया कोई, दिल की दुनिया पे छा गया कोई, रस्मे उल्फत। बहुत अच्छे, थैंक यू। और सेकेंड राउंड था हमारा, उसमें विदाउट एनी साउंड, कोई म्यूजिक नहीं बजेगा, कोई आपको ताल नहीं मिलेगी, पिन ड्रॉप साइलेंस में आपने गीत गाना है। तो वो एक स्वर देते थे आपको, कॉर्ड देते थे, उस कॉर्ड से आपने स्टार्ट करना है और उसके बाद कोई म्यूजिक नहीं। तो ये देखते थे कि आपका बेस कितना स्ट्रांग है, पूरा आप सुर में रहते हैं विदाउट एनी म्यूजिक। और उस समय पता चलती है कि म्यूजिशियंस की क्या वैल्यू है एक गीत में। ऐसा ही है जैसे बिना हथियार की लड़ाई के मैदान। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आप सुन रहे हैं, बिना साज के वो रंग नहीं आ पाता जो साजों के साथ है। लेकिन हमें तो बहुत रंग लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो उसमें मैंने गजल गाई थी एक, आज जाने की जिद ना करो जी, फरीदा खानम जी की गाई, बड़ी पॉपुलर गजल थी। और उसमें फाइनल राउंड था हमारा गीत राउंड, फिल्मी गीत। उसमें मैंने उपेनियर जी का ही स्वरबद्ध किया हुआ गाना। उपेनियर जी आपके काफी पसंदीदा, मुझे उनकी कॉम्पोजिशंस बहुत अच्छी लगती हैं, आई रियली एंजॉय, और अच्छी लगती हैं। और गाने में भी गायकी है, मतलब आपको लगता है कि कुछ मेहनत करनी पड़ती है। उसमें मैंने गाया था दीवाना हुआ बादल। जब तुमसे नजर टकराए सनम, जज्बात का एक तूफान उठा, तिनके की तरह मैं बह निकली, तिनके की तरह मैं बह निकली, सैलाब मेरे रोके न रुका, सैलाब मेरे रोके न रुका, जीवन में मची हलचल
और फाइनल में आपके जज कौन थे? फाइनल में हमारे जज थे लेजेंडरी श्री अनिल बिस्वास जी। क्या बात है। और उनके सामने गाना पितामह जिनको बोलते हैं हम म्यूजिक बिल्कुल। इंडस्ट्री के, तो बहुत ही ऑनर की बात थी हमारे लिए। बिल्कुल। और आज भी मतलब बहुत फक्र महसूस होता है कि हमने इतने अच्छे अच्छे लोगों के सामने अपने गीत पेश किए। जी जी। तो वाकई एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ सीखा। जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स आए थे बिल्कुल। डिफरेंट रीजन्स के थे, और पता चला कि म्यूज़िक में कितना कुछ है जो अभी हमने सीखना है। बिल्कुल। जो क्योंकि उस साइड महाराष्ट्र साइड में आप देखिए क्लासिकल के अलग क्लासेस हैं, वोकल लाइट वोकल अलग है, क्लासिकल वोकल अलग है। तो ये सब चीज़ें वहाँ जाकर वॉइस कल्चर है, वो ये सब बातें नहीं बताते हमें। बीइंग तो इट वाज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। आपका ये मुझे बहुत अच्छा एटीट्यूड लगा जी। कि आपने कहा कि अपने साथ को पार्टिसिपेंट्स मैंने बहुत कुछ सीखा। जी जब हम इस विचार से जाते हैं, जी। हम बहुत कुछ वाकई आगे बढ़ते रहते हैं और एक निरंतर बहती धारा की तरह हम जी। अविरल प्रवाह हमारा चलता रहता जी। है और हमारा सफर कभी समाप्त नहीं होता। जी आपने बहुत हमें बताया कि आपके परिवार ने, पहले आपके माता पिता ने जी आपको बड़ा सपोर्ट किया। जी। तो हम जानना चाहेंगे आपके माता पिता के बारे में। मेरे फादर श्री BM कालिया, जी। तो वो ट्रिब्यून ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स में ही वाज प्रेस मैनेजर। तो अब रिटायर्ड हैं वो। और मामा स्कूल टीचर हैं। जी। तो घर मतलब पापा को बहुत शौक था। पापा अपने टाइम में गाते भी रहे हैं। जी। और उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है। जी। मतलब बाकायदा एज अ जज वो म्यूज़िक शोज़ में जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, क्योंकि लड़कियों के लिए ये फील्ड इतनी आसान नहीं है। आसान नहीं। रिहर्सल्स हैं, रात को भी जाना है, दिन में भी जाना है, काम छोड़कर भी जाना है। तो मतलब हमेशा मेरे साथ रहे हैं। जी। अभी ऑडिशंस में हम लोग जो भी हमारे 8-10 दिन जो हमारे लगे, तो वो मेरे साथ ही रहे और बहुत इनकरेज किया। मतलब बहुत उनको मेरे पे बहुत कॉन्फिडेंस रहा है। तो मुझे लगता है ये भी एक वजह है कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, अपनी फैमिली से सपोर्ट मिला। मामा म्यूजिकल नहीं है, लेकिन उनका सपोर्ट एक इनडायरेक्ट वे में रहा है साथ में, कि उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि किचन में काम करो या यही करो। उनका था कि रियाज कर रही है तो तू रियाज कर, तू गाना गा रही है तू गा, पढ़ रहे हो तो पढ़ो। मतलब ये भी एक साइलेंट जिसको कहते हैं सपोर्ट, ये रही है उनकी मेरे साथ। बिल्कुल। और आपके विवाह के बाद आपके जो पतिदेव हैं क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड ही इज़ अ वेरी नाइस एंड सपोर्टिव मैन। क्योंकि शादी के बाद उन्होंने मुझे हमेशा ये पुश किया कि तू काम मत कर, तू रियाज कर। मतलब जैसे होता नहीं तो घर गृहस्थी में आप ये सब कुछ भूल जाते हो, बिल्कुल रम जाते हो आप कहते हैं। लेकिन उन्होंने जैसे मेरे प्रोग्राम्स भी कई बार खुद प्लान किए, खुद तो मेरे साथ रहे हमेशा। कहीं प्रोग्राम है तो जाना है, तो चाहे छुट्टी लेनी पड़ी, चाहे किसी भी तरह एडजस्ट किया उन्होंने मेरे साथ। बहुत कोऑपरेटिव। किस प्रोफेशन में है वो? वो जर्नलिस्ट है, ही सीनियर स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट विद द ट्रिब्यून। ओके। और आपके बच्चे? मेरी 2 बेटियां हैं। आई एम ब्लेस्ड विद 2 daughters। जी। तो जो एल्डर वन है शी इज इन 4th क्लास, और जो छोटी वो भी 1.5 year की है। जी। तो जो 4th क्लास में है जी, उसमें आपको लगता है कि कुछ सिंगिंग का टैलेंट नहीं है बट आर्टिस्टिक है। Artistic हाँ, शी इज इनटू आर्ट्स। जी। शी इज़ अ वेरी गुड पेंटर। तो मुझे उसमें वो झलक दिखती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता बच्चों को इम्पोज करना चाहिए। जो आप करते हैं वही बच्चे करें, जो उनका नेचुरल टैलेंट है। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें उभरने का मौका दिए, तो बहुत अच्छी बात। तो मुझे लगता है हमें भी उनको उसी फील्ड में उभरने का मौका देना चाहिए। आपने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया उन माता पिता को जी। जो बच्चों के टैलेंट को ना समझते हुए कई बार अपनी बातें उन पे लाद देते हैं। ये सिर्फ हम प्रॉब्लम ये देखते हैं स्कूल्स में भी, क्योंकि कई बच्चे जैसे हम कल्चर भी वहाँ पे म्यूजिक भी चलता है साथ साथ, तो बच्चों को आना ही नहीं आता इस फील्ड में कि पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जिनमें बहुत अच्छा टैलेंट है और इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हर बच्चे की एक पोटेंशियल है, उसको आगे आना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और बच्चों को आपसे सीखना चाहिए कि अपने खेल के साथ, अपनी हॉबीज के साथ जी, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। जी, बहुत जरूरी है। जी जी। आज आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। सेम हियर सर। और हम चाहेंगे आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे, जरूर। क्योंकि कहते हैं ना कि फिर मुलाकात जरूरी होगी, वरना हर बात अधूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।